प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने कर रहे थे जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 है इलेक्ट्रिक करंट। आज अपने इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो अपना टॉपिक रहेगा बच्चों आज का, वो टॉपिक है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक है भी, यानी कि जो आपके कंडक्टर होते हैं, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उन्हें अपने कंडक्टर बोल देते हैं, जिसमें इजीली इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो अब उन कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस तरह से फ्लो होता है उसके बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो अब देखो बच्चों, टॉपिक अपना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर्स। तो आपको एक चीज़ इससे पहले पता होनी चाहिए, जो कि आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हो। क्या था वो, कि जो कंडक्टर्स अपने किसे कह देते हैं, कंडक्टर्स अपने उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इजीली फ्लो होता हो। उन सब्सटेंसेस को अपने क्या बोल देते हैं बच्चों, कंडक्टर बोल देते हैं। ठीक है ना। तो अब उन कंडक्टर में इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो किस तरह से फ्लो होता है वो अपने इसमें डिस्कस करेंगे, या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कंडक्टर में, कैसे फ्लो होता है। ठीक है, और आपको पता है कि जो मेटल्स होती हैं वो मेटल सारी कंडक्टर होती हैं। ठीक है, अपने पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, जब स्टार्ट किया था तब कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में डिटेल से पढ़ा था, तो वहाँ आपने ये पढ़ा था। अब नए इसमें देखो, जो थ्योरी है ना बुक में, एक चीज़ मैं आपको शुरू करने से पहले बता दूं कि जो बुक में थ्योरी है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से है। बुक में ये वाली थ्योरी है। ठीक है, ये रहा टॉपिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर्स, और ये इसमें सारी थ्योरी दी हुई है। अब मैंने क्या किया हुआ है कि एक तो इस थ्योरी को पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पॉइंट में डिवाइड कर दिया। दूसरे नंबर पर कि जो इसमें थ्योरी है उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी मैंने। ठीक है ना, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में उसे आसान लैंग्वेज में बना दिया है। लेकिन अगर आप पेपर के पर्पज से कहते हो, पेपर में आपको कैसे लिखना है, तो पॉइंट की बजाय आप सीधा इसका पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हो। लेकिन पॉइंट में जो चीज़ें हैं वो जल्दी याद हो जाती है अपने को, तभी मैं पॉइंट में आपको करवाता हूँ ऐसे पॉइंट बना के। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट देखो क्या है इसका, कि इन मेटेलिक कंडक्टर्स द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स इज लेस। ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो मेटेलिक कंडक्टर होती हैं या मेटल्स होती है उसमें क्या होता है कि जो आउटरमोस्ट शेल होती है उसके इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है या वीक होता है। ठीक है, तो लेस होता है या कम होता है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस फ्री या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को अपने क्या बोल देते हैं, इसके तीन नाम हैं। एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इसको फ्री इलेक्ट्रॉन, या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तीनों ही इसके नाम हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, वो केमिस्ट्री में आपने पढ़ चुके हो कि अगर मान लो कोई आपके पास मेटल है, उसकी वैलेंसी +2 है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। वो 2 इलेक्ट्रॉन को इमिट करने की या किसी दूसरे को देने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो इस कारण उस पर +2 चार्ज आ जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल के होते हैं, और इसी से जो आपका मेटल है उसकी वैलेंसी क्या होती है, निर्धारित होती है। ठीक है, तो इसी कारण इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री क्यों बोल देते हैं इसे, क्योंकि ये थोड़ी सी एनर्जी से ही क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। या जनरली पता क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल को छोड़ के, और मेटल में क्या हो जाते हैं, ये फ्री यानी कि हो जाते हैं, फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। या इनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। अब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इस कारण बोलते हैं क्योंकि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं। इन्हीं के कारण क्या होता है, मेटल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और जो मेटल है वो एक कंडक्टर बनता है, तभी इन इलेक्ट्रॉन को अपने क्या बोल देते हैं, कंडक्शन। तो तीनों ही नाम इन इलेक्ट्रॉनों के हैं, आप कुछ भी कह सकते हो इनको। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, कि दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ए लार्ज नंबर ऑफ इन मेटल्स। यानी कि मेटल्स में क्या होते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लार्ज नंबर की अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैंने नीचे बता रखा है, यहाँ पे तो नहीं बताया, चलो बुक में दिखाता हूँ आपको। ठीक है ना, बुक में एक एग्जांपल दे रखा है इससे रिलेटेड। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बुक में मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये देखो कि जो कॉपर होता है, इन कॉपर, कॉपर में क्या होता है कि इतने फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब में प्रेजेंट होती है, यानी 8.49 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। अब पर मीटर क्यूब का मतलब पता है क्या है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटे रूप में बताता हूँ, फिर थोड़ा सा बड़े रूप में बताऊंगा
कि अब मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लो। आप पहले किस में चेंज कर लो? सेंटीमीटर क्यूब में इसको चेंज कर लो। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा? 10⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आपको आपके पास जो आ जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 8.49, ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा? 10⁻, क्या आ जाएगा? 22, और पर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा? पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है भी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम होता पता है कितने? क्या करो आप, एक डिब्बी ले लो, छोटी सी डिब्बी, जिसकी आपने स्केल पर, आपको 1 सेंटीमीटर पता है कितना का होता है? स्केल आपने देखा हुआ है। तो उस स्केल पे 1 सेंटीमीटर उसकी क्या हो? लेंथ हो, 1 सेंटीमीटर ही उसकी विड्थ हो, और 1 सेंटीमीटर ही हाइट हो। ऐसी 3D डिब्बी ले लो, एक जो क्यूबिक डिब्बी हो, 1 सेंटीमीटर लेंथ, एक उसकी विड्थ, और एक ही क्या हो? उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर। तो उसका जो वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब इतनी सी डब्बी में अगर आप कॉपर फिल कर दोगे, उसको कंप्लीटली कॉपर से फिल कर दोगे, तो उसमें इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे 10⁻²2, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। तो तभी क्या होता है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण जो अपने मेटल्स हैं वो क्या होती हैं? कंडक्टर होती हैं, ठीक है। अब मीटर क्यूब में आ गया, तो मीटर क्यूब का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितना होता है? 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ हो उसकी, 1 मीटर ही विड्थ हो, और 1 मीटर ही क्या हो? उसकी हाइट हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? टोटल 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। 1 मीटर लगभग 3 फुट होता है, 3 फीट के करीब। तो उसमें क्या होता है? 10⁻28 इलेक्ट्रॉन, यानी इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जो आपके मेटल्स आते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अपने नोट से ही चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि ड्यू टू दी दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन कंडक्टर्स एंड कोलाइड विद अनदर इलेक्ट्रॉन एंड आयन। अब क्या होता है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि जो आपका कंडक्टर मेटल है, उस मेटल में क्या करते हैं? ये फ्रीली इधर उधर मूव करते हैं, और या तो जो अदर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके साथ, या आयन के साथ क्या करते हैं? ये कोलाइड करते हैं, टकराते हैं उनसे, ठीक है। कॉलिजन होती रहती है, या तो आयन से या फिर अदर फ्री इलेक्ट्रॉन से। अब आपको एक चीज़ तो पता है भी, मान लो अगर कोई मेटल है आपके पास, तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने जो वर्ड लिया है आयन, ये क्या चीज़ है? आयन क्या चीज़ होती है यहाँ पे? तो मैंने अभी आपको बताया है कि बहुत सारे क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब भी क्या होते हैं, अपने एटम को छोड़ के बाहर फ्री स्टेट में चले जाते हैं, तो वो जो एटम है वो क्या बन जाता है? एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन की तरह वर्क करता है। भी अब मान लो कि आपके पास कोई ऐसे था, कोई एटम था आपके पास, और इसमें ये 2 ऑर्बिट थे। अब इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन था, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसने इमिट कर दिया। तो अब ये खुद क्या बन जाएगा? एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? या तो अपने साथी जो अदर इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहे हैं उनके साथ कॉलिजन करते हैं, या फिर आयन्स के साथ कॉलिजन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है कि ड्यू टू दीज कॉलिजन्स विद आयंस द वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन चेंजेस रैंडमली। यानी कि जो ये आयंस हैं, इनके साथ जब ये इलेक्ट्रॉन कॉलिजन करते हैं, तो इनकी जो क्या है वेलोसिटी है, वो रैंडमली चेंज हो जाती है, एकदम से चेंज हो जाती है वो, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन के साथ भी तो कॉलिजन होती है, लेकिन आप यहाँ पे आयन की बात कर रहे हो। तो बच्चों बात क्या है कि यहाँ पे जो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है और एक ये इलेक्ट्रॉन, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच अगर कॉलिजन हो रही है, और एक कॉलिजन यहाँ पे हो रही है, एक तो इलेक्ट्रॉन है और इधर क्या है? कोई बड़ा आयन है। तो अब इनमें से क्या है कि अगर अपने इन दोनों कॉलिजन का कंपैरिजन करें, इलेक्ट्रॉन और आयन के बिटवीन कॉलिजन का, तो ये वाली कॉलिजन ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब इफेक्टिव क्यों होती है? क्योंकि इन दोनों का मास तो अप्रोक्सीमेटली सेम है, मास सेम है, ठीक है। मैं इनका मास सेम है, तो क्या है? ये बिल्कुल सेम से पार्टिकल हैं, तो कॉलिजन तो इसमें भी होगी। लेकिन यहाँ पे जो ये आयन है, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है।
तो हैवी होने के कारण इसके साथ जब इलेक्ट्रॉन की कॉलिजन होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कॉलिजन होती है। मतलब एक बड़ी चीज़ के साथ एक बहुत ही छोटी चीज़ जब क्या करेगी, टकराएगी, तो वो एकदम से वापस मुड़ आएगी, ठीक है ना, एकदम से उसको धक्का लगेगा। तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो रैंडमली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ आई इतनी बात, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा कि द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू कंटिन्यूस कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। एक डेफिनेशन तो आपको ये पढ़नी है यहाँ पे भी। क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये कोई आपके पास वायर है, ठीक है, उस दिन भी वायर ऐसे एग्जाम्पल दिया था, और इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कॉलिजन करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं फ्री, मान लो ये इलेक्ट्रॉन ने इससे कॉलिजन की पहले, ठीक है, इससे कॉलिजन करके, और ये इधर चला गया, फिर दोबारा इससे कॉलिजन करके, ठीक है, फिर कहीं इधर चला गया, फिर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करके फिर इधर आ गया, फिर इधर चला गया, इधर आ गया, इधर चला गया। ऐसे क्या है, इसकी रैंडमली मोशन होती रहती है, कॉलिजन कर करके अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है ये। तो अब क्या है कि ये कहता है कि द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू कंटिन्यूस कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। भी अब इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे कॉलिजन की और उसके बाद यहाँ पे की, तो एक कॉलिजन होने के बाद नेक्स्ट कॉलिजन होने में जो जितना उसको टाइम लगता है बीच में, उस टाइम को क्या बोल देते हैं, एवरेज टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं। अब एवरेज टाइम मैं पता क्या क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोई एक इलेक्ट्रॉन की, कोई कंडक्टर के अंदर है ये वाला इलेक्ट्रॉन, थोड़ा बड़ी रूप में मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से बना देता हूँ कि मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला है आपका, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और उसने इधर जाके और क्या कर दी, इससे कॉलिजन कर दी, और उससे जो वो है इस साइड चला गया, फिर यहाँ से उसने क्या की, कॉलिजन की, और फिर उसके बाद यहाँ पे चला गया, उसके बाद क्या हुआ, वो यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे चला गया। तो अब क्या है कि देखो यहाँ पे जब स्टार्टिंग से जब यहाँ कॉलिजन तक जाएगा इसको टाइम लगेगा, और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी पड़ रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर डिस्टेंस कम हो रही है तो टाइम कम लगेगा। तो इस हिसाब से तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब कॉलिजन, एक कॉलिजन होने के बाद दूसरी कॉलिजन होने में जितना टाइम लगता है वो टाइम हर टाइम चेंज होता रहता है, हर बार चेंज होता रहता है। तो अब चेंज होता रहता है तो अपने पता है क्या करते हैं कि मान लो यहाँ इसको T1 टाइम लगा, यहाँ इसको T2 टाइम लगा, यहाँ इसको T3 टाइम लगा, और ऐसे मान लो यहाँ T4, टोटल T4 तक 4 बार उसने कॉलिजन की, तो 4 बार टाइम आ गया। तो अपने क्या करेंगे, इस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 करके, और इसको डिवाइड कर देंगे, किससे, 4 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, टाइम का अपने पास एवरेज आ जाएगा, आ जाएगा ना एवरेज। उस एवरेज टाइम को ही अपने क्या बोल देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। एवरेज लेते हैं सारे टाइम का, डायरेक्ट टाइम को रिलैक्सेशन टाइम अपने नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस कॉलिजन, द एवरेज डिस्टेंस, एवरेज लिखा हुआ है यहाँ पे, बिटवीन टू कंटिन्यूस कॉलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, या इसको लैम्डा से शो कर देते हैं, और रिलैक्सेशन टाइम को टो से शो करते हैं, जिससे आप टॉर्क को शो करते हैं, बिल्कुल वही सिंबल इसका है, ठीक है ना। अब मीन फ्री पाथ क्या होता है, वही चीज़ अगर मैं कॉलिजन की बात करूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन कॉलिजन करता है ऐसे, पहले यहाँ इससे कॉलिजन करता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर यहाँ आता है, यहाँ आता है, तो दो कंटिन्यूस कॉलिजन, मान लो उसने पहली कॉलिजन यहाँ पे की और उसके बाद यहाँ पे की, तो इतने में जितनी वो डिस्टेंस चला वो डिस्टेंस इसकी क्या कह देंगे, मीन फ्री पाथ। अब एक डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ ना कह के क्या होगा कि मान लो यहाँ पे S1 डिस्टेंस चला, यहाँ S2 डिस्टेंस चला, यहाँ S3 चला, यहाँ S4 चला, तो अपने सारी डिस्टेंसेस का क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे। तो जो मीन आएगा उसी को ही अपने क्या बोल देंगे, मीन फ्री पाथ। समझ में आया इतनी बात भी। टाइम, रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होता है, एवरेज टाइम होता है, एक कॉलिजन होने से दूसरी कॉलिजन होने के बिटवीन टाइम, और जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को अपने क्या बोल देते हैं, मीन फ्री पाथ बोल देते हैं भी। उतना टाइम इलेक्ट्रॉन फ्री रहा, किसी से उसने कॉलिजन नहीं की, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब बात आती है कि ये तो जो इतनी कहानी अपने अब तक पढ़ी है ना, इसका अर्थ, इसका अभी तक इलेक्ट्रिक करंट से कोई लेना देना नहीं है।
ये अपने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से पहले की बात पढ़ रहे हैं भी। एक्चुअल में जो आपके मेटल्स होते हैं या कंडक्टर्स होते हैं उसमें किस टाइप से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप से वो मोशन करते हैं। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि यहाँ पे अगले जो 2 पॉइंट है वो दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन ए गिवन टाइम इंटरवल एंड गिवन एरिया डेल्टा एस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन। अब ये क्या कह रहा है, सबसे पहले तुम एक चीज़ आप ये याद रखो कि जब भी आपको किसी भी मेटल में करंट फ्लो करवाना हो, इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करवाना हो, तो आपको बैटरी लगानी पड़ती है। तो बैटरी या तो आप कह सकते हो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है उस पर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तभी जनरेट होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, तो बैटरी का जो काम होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना होता है। तो अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चल रहे हैं भी। अपने क्या कर रहे हैं कि मान लो जब कोई अपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, ये कोई वायर हो सकती है, मोटी वायर तभी ली है, दिखाई पतली भी हो सकती है बिल्कुल, लेकिन उसमें समझ नहीं आ पाएगा। अब ये कह रहा है कि इस वायर का कोई एरिया ले ले, अपने इतना सा एरिया, ठीक है, और इस एरिया को अपने क्या बोल दें, डेल्टा एस बोल दें। तो किसी भी टाइम टी में, कोई भी अपने टाइम टी ले लें, ठीक है, मान लो 5 सेकंड ले लिया, तो इसके कहने का मतलब है भी जब आपने इस वायर में से करंट फ्लो नहीं करवा रहे, मतलब इससे कोई बैटरी आपने कनेक्ट नहीं की हुई है, तो उस टाइम पता क्या होगा, ये कह रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते हुए इस साइड आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से क्या होंगे, इधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे। मतलब इस एरिया से जो एक साइड जाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके अपोजिट साइड क्रॉस करने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होंगे, ये अपने मानते हैं, ठीक है ना, माना जाता है ऐसा फॉर कैलकुलेशन पर्पज, लेकिन एक्चुअल में कम ज़्यादा हो भी सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट सेम होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है बहुत ही लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब मान लो कि एक साइड 10 की पावर 10 चले गए, दूसरी साइड एक साइड चले गए 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 10, और दूसरी साइड चले गए 2.1 इंटू 10 की पावर 10, तो इससे बहुत ही कम डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि आपको, यानी कि अपने को समझने की बात ये है यहाँ पे कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर पर लगा हुआ नहीं होगा तो तब क्या होगा, एक साइड जाने वाले इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड जाने वाले इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। मतलब कहने का कि यहाँ पे नेट चार्ज फ्लो है वो ज़ीरो होगा, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। भी आपके पास सीधी वायर पड़ी है, आपको कह दे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आप कहोगे नहीं हो रहा। अब आपसे पूछे कि किस बेसिस पर नहीं हो रहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो आप वहाँ पे कहोगे कि वहाँ पे क्या है, उस वायर में नेट चार्ज फ्लो जीरो है किसी भी एरिया के लिए, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, ठीक है ना। ये रीज़न है कि डायरेक्टली पड़ी हुई वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। उसका रीज़न आपके पास ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इधर जाते हैं उतने ही इधर जाते हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ भी चुके हैं ये वाली चीज़ कि नेट चार्ज फ्लो होना ज़रूरी है अगर आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहे हो। तो यहाँ पे जनरली जब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया होता तो नेट चार्ज फ्लो क्या होता है, इसमें ज़ीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट भी इस कंडीशन में क्या होता है, ज़ीरो होता है, मतलब कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा होता। समझ आया इतनी बात। अब नेक्स्ट देखो, फ़ोटो को थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ मैं इसको, जिससे आपके समझ में आ जाए, ठीक है ना, पॉइंट दिखने लग जाए। ये इसको थोड़ा छोटा कर दिया मैंने। तो देखो क्या है कि व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज अप्लाइड टू ए कंडक्टर। अब देखो, अब अपने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दी, उस बैटरी की हेल्प से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ई वेक्टर। तो जब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल है, और चार्ज्ड पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इज अप्लाइड टू द कंडक्टर देन ए फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर। ये कैसे आया कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आपको पता है क्यू ही होता है, ठीक है, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आ जाता है,
क्यू ई वेक्टर आ जाता है। तो अब इस क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई होती है। अब आप कहोगे कि सर माइनस क्यों लिया, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वेक्टर फॉर्म में माइनस साथ में लेते हैं। आपको जब भी वेक्टर की फॉर्म में आपको कोई सिंबल यूज करना होगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव सिंबल अपने साथ में काम में लेंगे। तो ये फोर्स वर्क करने लग गया। अब माइनस ई वेक्टर माइनस इलेक्ट्रॉन के कारण आया है। तो अब यहाँ से अपने को ये पता लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है ना। वर्क्स ऑन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही अपने पढ़ रहे थे। व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज अप्लाइड टू द कंडक्टर देन ए फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर वर्क्स ऑन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव होना स्टार्ट कर देते हैं। द करंट विल फ्लो इनसाइड द कंडक्टर। और कंडक्टर के अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू और समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा। भाई ये दो प्लेट्स हैं, यहाँ पे एक पे पॉजिटिव चार्ज है ऐसे और एक पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बड़ा ही ले लिया मैंने। और यहाँ पे एक कंडक्टर पड़ा हुआ है इसके अंदर। ठीक है ना, कोई भी मेटल हो सकता है, तो कोई भी कंडक्टर पड़ा हुआ है। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, इस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब रीज़न भी आपको वैसे पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगेगा। ऊपर मैथमेटिकली तो आपने कह दिया भाई इसमें नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नहीं इधर वाली डायरेक्शन को शो कर रहा है। लेकिन फिजिकली इसका मीनिंग ये है कि देखो इलेक्ट्रॉन को ये वाली पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इस कारण जो फोर्स की डायरेक्शन है इस वाली साइड होगी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो पहले की मान लो ये वाला एरिया लिया था अपने, डेल्टा एस एरिया लिया था जो अभी, ठीक है। अब इस डेल्टा एस में से सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर ही जाने स्टार्ट हो जाएंगे। इधर कोई इलेक्ट्रॉन अब नहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों का जाना बंद हो जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे नेट चार्ज की वैल्यू अब जीरो नहीं रहेगी, नेट चार्ज की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गए आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद तो अब क्या होगा, जब क्यू की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं रहेगी, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू भी जीरो नहीं रहेगी, मतलब करंट यहाँ पे फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है ना, फ्लो होने लग जाएगा करंट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास क्या है कि दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की इस मोशन को अपने ड्रिफ्ट बोल देते हैं। ड्यू टू दिस मोशन एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, भी अपने क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन इस टाइप से मोशन करने लग जाते हैं, कब करने लग जाते हैं, जब उन पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अप्लाई करते हैं, तो उनकी इस मोशन को अपने क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट बोल देते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो इस टाइम होती है, उसको अपने क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं। समझ में आई इतनी बात। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है। तो आज बच्चों अपने इतनी ही चीज़ डिस्कस की है। तो सीधा सा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके साथ कि आज का जो अपने जितना भी मैटर पड़ा है उसमें से अगर मैं कहूँ कि निचोड़ निकाल के भी उसमें से क्या निचोड़ निकला, तो उसमें निचोड़ अपने जो निकाला है वो यही है कि जब भी अपना जो कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टिंग वायर है, मेटल है, उसमें क्या है नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है रैंडमली मोशन करते रहते हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाते हैं उतने ही दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस कारण उसमें नेट चार्ज फ्लो जीरो होता है और करंट उसमें फ्लो नहीं हो पाता। लेकिन जब अपने उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उन पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कारण जो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन करना स्टार्ट करते हैं, चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू अपने पास आ जाती है। तो इसमें मेन क्वेश्चन तो यही बनते हैं कि जो मेटल्स हैं या आपके पास कंडक्टर है उसमें चार्ज फ्लो किस कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, और क्यों होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और कैसे होता है वो आपको अभी मैंने बता ही दिया है, ई वेक्टर जब अपने लगाते हैं। तो ये था बच्चों अपना आज का टॉपिक। अब इसमें था तो एक पेज ही, लेकिन समझने वाली चीज़ें ज़्यादा थी।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। और बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चों ज़रूर बताना कि आपको कैसा समझ आ रहा है, ये वाला चैप्टर कैसा लग रहा है। और अगर कोई सुधार करने की ज़रूरत हुई तो फिर मैं करूँगा ज़रूर। आप सजेशन अपने दे सकते हो और कमेंट ज़रूर किया करो, जिससे मुझे पता लगता रहे कि आपको कैसा लग रहा है चैप्टर, कितनी अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।